हाई स्कूल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आई होप आप लोग की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं आपकी लोकतांत्रिक राजनीति से अध्याय 4 और अध्याय 5 के सारे प्रश्न जो 15 मार्च को आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। डियर स्टूडेंट, यदि आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो 5 और 4 9 नंबर आपके इस वीडियो के द्वारा कवर अप हो जाएंगे। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं इस चैप्टर के आने वाले प्रश्न। तो डियर स्टूडेंट, आपकी अध्याय 15 में से जो चैप्टर का नाम है संस्थाओं का कामकाज। देखिए, इस चैप्टर से टोटल 5 नंबर के प्रश्न आने हैं, जिसमें एक प्रश्न 2 नंबर का और एक प्रश्न 3 नंबर का। मतलब आपको इस चैप्टर से एक एक अंक के प्रश्न नहीं पढ़ने हैं। यदि आप पढ़ते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। जो एग्ज़ाम में आना है केवल वही पढ़ना है। चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ 2 नंबर के प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, सरकार से क्या अर्थ है बताइए। ठीक है, आपको क्या लिखना है? संस्थाओं का ऐसा समूह जिसके पास देश में व्यवस्थित जनजीवन सुनिश्चित करने के कानून बनाने, लागू करने और उसकी व्याख्या करने का अधिकार होता है। व्यापक अर्थ में सरकार किसी देश के लोगों और संसाधनों को नियंत्रित और उनकी निगरानी करती है, सरकार कहलाती है। तो आपको ऐसे याद कर लेना है। इसके बाद आपका जो अगला प्रश्न है डियर स्टूडेंट, वो है आरक्षण का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो भेदभाव के शिकार, वंचित और पिछड़े लोगों और समुदायों के लिए सरकारी नौकरियां तथा शैक्षिक संस्थाओं में पद एवं सीटें आरक्षित करने की नीति क्या कहलाती है? आरक्षण कहलाती है। इसके बाद अगला प्रश्न है, कार्यालय ज्ञापन क्या है? कार्यालय ज्ञापन से आशय सक्षम अधिकारी द्वारा जारी पत्र जिसमें सरकार के फैसले या नीति के बारे में बताया गया है। डियर स्टूडेंट, यदि आप अपने बुक से आंसर लिखते हैं तो और बेटर रहेगा। ठीक है, मेन आपको क्वेश्चन पे फोकस करना है कि इन प्रश्नों को आपको तैयार करना है। अगला प्रश्न है, राजनीतिक संस्था से क्या अर्थ है? तो देश की सरकार और राजनीतिक जीवन के आचार को नियमित करने वाली प्रक्रियाओं का समूह को राजनीतिक संस्था कहा जाता है। इसके बाद चलते हैं अगले जो प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो प्रश्न क्रमांक 5 है, गठबंधन सरकार किसे कहते हैं? तो क्या लिखना है आपको? किसी एक दल का बहुमत ना आने पर जब 2 या 2 से अधिक दल मिलकर सरकार बनाते हैं तब वह साझा सरकार कहलाती है। इसे ही गठबंधन सरकार कहते हैं। ठीक है, सीधा सा आपको क्या लिखना है? जब किसी एक पार्टी का बहुमत ना आए तो 2 या 2 से अधिक पार्टी मिलकर सरकार बनाती हैं, जिसे क्या कहते हैं? गठबंधन सरकार। कार्यपालिका क्या है? तो कार्यपालिका से आशय व्यक्तियों का ऐसा निकाय जिसके पास देश के संविधान और कानून के आधार पर नीति बनाने, फैसले करने और उन्हें लागू करने का अधिकार होता है। इस तरह से आपको याद करना है। इसके बाद न्यायपालिका से आशय एक राजनैतिक संस्था जिसके पास न्याय करने और कानूनी विवादों के निपटारे का अधिकार होता है। देश की सभी अदालतों को एक साथ न्यायपालिका के नाम से पुकारा जाता है। ये आपको याद करना है। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्नों पे। तो अगला प्रश्न आप लोग के सामने है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद में किन किन स्तर के मंत्री होते हैं? तो 3 स्तर के होते हैं। पहला होता है कैबिनेट मंत्री, इसके बाद स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और तीसरा होता है राज्य मंत्री। ठीक है, इसके बाद संसद में कितने सदन होते हैं? उनके नाम लिखिए। तो 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्नों पे। तो अगला प्रश्न आप लोग के सामने है जो 3 अंकों के लिए है, वो है पहला, राजनैतिक संस्थाएं क्यों महत्वपूर्ण है? स्पष्ट कीजिए। इस प्रश्न को आपको तैयार करना है। इसके बाद जो आपका अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो है प्रधानमंत्री के कार्य। तो प्रधानमंत्री के कार्य कौन कौन से हैं? प्रधानमंत्री का सर्वप्रथम कार्य मंत्रिपरिषद का गठन करना होता है। फिर मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा करना भी होता है। मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता भी करना किसका काम होता है? प्रधानमंत्री का। मंत्रियों के विभागों तथा कार्यों की देखभाल करना भी किसका काम होता है? प्रधानमंत्री का। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तथा मंत्रिमंडल के बीच कड़ी का काम करता है। इसके बाद विदेशों के साथ संबंधों की स्थापना, संधियां तथा समझौते करना प्रधानमंत्री का ही उत्तरदायित्व है। राष्ट्रपति के संकटकालीन अधिकारों का प्रयोग करना भी किसका कार्य है? प्रधानमंत्री का। इसके बाद
अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री शासन का केंद्र बिंदु होता है, इसका अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो इसका आपको स्क्रीनशॉट लेके इस प्रश्न को भी अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद जो आपके एग्जाम में आने वाले प्रश्न हैं डियर स्टूडेंट, वो है क्या लिखा है, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के आपसी संबंधों की चर्चा कीजिए। ये प्रश्न आपको तैयार करना है। इसके बाद डियर स्टूडेंट आपको जो प्रश्न तैयार करना है वो अगला प्रश्न है, विधायिका क्या है स्पष्ट कीजिए। तो विधायिका क्या है ये आपको सीख लेना है। जनप्रतिनिधियों की सभा जिसके पास देश का कानून बनाने का अधिकार होता है। कानून बनाने के अलावा विधायिका को कर बढ़ाने, बजट बनाने और दूसरे वित्त विधेयकों को बनाने का विशेष अधिकार होता है। ये प्रश्न भी आपको तैयार करना है। इसके बाद जो आपका अगला प्रश्न है, क्या लिखा हुआ है, मंत्रिपरिषद के मंत्रियों को उसके पदों के अनुसार पद पर किस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है स्पष्ट कीजिए। तो सबसे पहले कैबिनेट मंत्री होते हैं, इसके बाद स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और राज्य मंत्री। ये होते क्या, देखिए कैबिनेट मंत्री ये सत्ताधारी पार्टी या गठबंधन की पार्टियों के वरिष्ठ नेता होते हैं। ये प्रमुख मंत्रालयों के प्रभारी होते हैं। कैबिनेट मंत्री मंत्रिपरिषद के नाम पर फैसले करने के लिए बैठक करते हैं। इस तरह कैबिनेट मंत्रिपरिषद का शीर्ष समूह होता है। स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री क्या होते हैं, ये प्रायः छोटे मंत्रालयों के प्रभारी होते हैं। ये विशेष रूप से आमंत्रित किए जाने पर ही कैबिनेटों की बैठक में भाग लेते हैं। इसके बाद राज्य मंत्री ये अपने विभाग के कैबिनेट मंत्रियों से जुड़े होते हैं और उनकी क्या करते हैं, सहायता करते हैं। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पद के लिए निर्धारित योग्यताएं एवं उसका कार्यकाल क्या है। तो पहले आप निर्धारित योग्यताएं देख लीजिए। वह भारत का नागरिक हो, ठीक है, अपने देश का हो, उसकी आयु 35 वर्ष से कम ना हो, कम से कम 35 साल का हो, उसमें ये सभी योग्यताएं हों जो लोकसभा के सदस्यों के लिए निर्धारित की गई हो। इसके बाद वह केंद्र या राज्य सरकार के अधीन आर्थिक लाभ लेने वाले किसी भी पद पर कार्यरत ना हो, मतलब गवर्नमेंट जॉब पे ना हो। इसके बाद कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो 5 साल का होता है। ठीक है। तो डियर स्टूडेंट आपका अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियाँ बताइए। तो राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति क्या है ये आपको देख लेना है। ठीक है। तो क्या क्या करता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, उसके परामर्श पर अन्य मंत्री को भी नियुक्ति करता है, कौन, राष्ट्रपति। ठीक है। इसके बाद राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों व कर्मचारियों की नियुक्ति करते हैं तथा नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की शक्तियों से संबंधित नियमों का भी निर्माण करता है। राज्यों के राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, विदेशों के लिए राजदूतों आदि की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं। तो इस तरह से आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ क्या क्या हैं, ये भी आपको तैयार करना है। इसके बाद डियर स्टूडेंट जो आपका अगला प्रश्न है वो है, संसद किस प्रकार लोगों की ओर से राजनीतिक अधिकारों का प्रयोग करती है स्पष्ट कीजिए। ठीक है। 2023 में प्रश्न आ चुका है, आप लोग देख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट इस तरह से आपका ये चैप्टर रहा। सारे प्रश्न आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेने हैं। ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं, आपका अगला जो चैप्टर है अध्याय 16 लोकतांत्रिक अधिकार। तो डियर स्टूडेंट इस चैप्टर से केवल एक क्वेश्चन आएगा, वो भी लॉन्ग आंसर आएगा 4 नंबर का। तो आपको इस चैप्टर से ना तो 1 अंक के प्रश्न ना ही अतिलघु प्रश्न तैयार करने हैं, केवल आपको फोकस करना है लॉन्ग आंसर्स पे। तो लॉन्ग आंसर्स जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो पहला जो आपका प्रश्न है डियर स्टूडेंट वो आपके सामने है, लोकतंत्र के अधिकारों की जरूरत क्यों पड़ती है। ठीक है। लोकतंत्र में अधिकारों की जरूरत क्यों पड़ती है स्पष्ट कीजिए। ये प्रश्न आपको तैयार करना है। इसके बाद डियर स्टूडेंट आपको प्रश्न क्रमांक 3 आपके सामने है, समानता के अधिकार को स्पष्ट कीजिए। तो ये प्रश्न भी आपको डियर स्टूडेंट रेडी करना है। ठीक है। समानता का अधिकार आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद जो आपका अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो है प्रश्न क्रमांक 5। क्या लिखा है, इसको वीवीआई टिक कर लीजिए। संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है। इसके बाद जो आपके प्रश्न इस चैप्टर से आने वाले हैं वो है प्रश्न क्रमांक 6। क्या लिखा है, स्वतंत्रता का अधिकार 6 अधिकारों का समूह होता है स्पष्ट कीजिए। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद डियर स्टूडेंट जो आपका अगला प्रश्न है जो आपके एग्जाम में आने वाला है वो है प्रश्न क्रमांक 8। ठीक है। क्या लिखा हुआ है, संविधान में अप्रस्तुतता का किसी भी रूप से व्यवहार दंडनीय अपराध है। ठीक है। अथवा में क्या करके बोल सकता है, भारतीय संविधान में अप्रस्तुतता का अंत करने के लिए क्या व्यवस्था की गई है, इसको भी आपको रेडी कर लेना है। इसके बाद डियर स्टूडेंट आपको जो तैयार करना है वो है आपका प्रश्न क्रमांक 9। क्या लिखा हुआ है, दक्षिण अफ्रीका के नागरिकों को कई तरह के नए अधिकार संविधान
ठीक है, में मिले हैं उनका क्या करना है, उल्लेख करना है। ठीक है, ये आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद डियर स्टूडेंट जो आपको तैयार करना है वो प्रश्न है आपका प्रश्न क्रमांक 2। क्या लिखा हुआ है, सऊदी अरब में नागरिकों के किन्हीं 5 अधिकारों का उल्लेख कीजिए। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है प्रश्न क्रमांक 3। क्या लिखा हुआ है, स्वतंत्रता के अधिकारों के अंतर्गत नागरिकों को कौन कौन सी स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं। तो ये आपको तैयार कर लेना है डियर स्टूडेंट। इसके बाद यदि कोई क्वेश्चन है, ठीक है, तो वो आपका है प्रश्न क्रमांक 4। इसको भी रेडी कर लेना है, 2023 में आया है। ठीक है, क्या लिखा है, कौन कौन से मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। आपको पता होगा 6 मौलिक अधिकार हमें प्राप्त हैं। ठीक है, तो इस 6 के 6 मौलिक अधिकार का नाम प्लस उनका डिटेल आपको याद कर लेना है। इसके बाद डियर स्टूडेंट यदि और कुछ क्वेश्चन है, ठीक है, और आप अपने हिसाब से पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। बाकी इतने क्वेश्चन आप पढ़ लेंगे तो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हैं और इन्हीं प्रश्नों से आपके एग्ज़ाम में प्रश्न आने वाला है। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।